अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग ये अभी आधा पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ पार्ट 1 हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने सब टॉपिक्स डिवाइड कर लिए। अच्छा, आज हम लोगों ने देखना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत कैसे पड़ गई है। लास्ट सेंचुरी में देखा गया कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है ये अभी आज हम इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी का जब लॉस हो रहा है तो जो स्पीशीज अब इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, उन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो कि उनकी कोई फर्दर एग्जिस्टेंस, एक भी ऑर्गेनिज्म उसका और उस स्पीशीज का प्रेजेंट ना हो, उसको कहेंगे कि वो वाली स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बाद ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और जब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, यानी कि जो भी साइकिल्स या प्रोसेसेस इकोसिस्टम में चलते थे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको हार्म प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि वो टोटली उनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। वो वाली स्पीशीज जो है फर्दर एग्जिस्ट नहीं कर रही इस इकोसिस्टम में, या फर्दर आगे के जो इकोसिस्टम्स होंगे जो प्रेजेंट हैं, देखो वो वाली स्पीशीज सपोज जो अभी प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम उनका नंबर है, लेकिन देखना यह है कि फर्दर जो आगे इकोसिस्टम आएगा वो अगर स्पीशीज ख़त्म हो जाती हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो उस इकोसिस्टम की क्या होगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज होंगी। इसलिए प्रेजेंटली अगर हम देखें इस इकोसिस्टम में भी कई स्पीशीज जो है वो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हुई हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ है, रिजल्ट ये निकला है कि स्टेबिलिटी जो इकोसिस्टम की है वो हार्म हुई है। बायोलॉजिस्ट ने भी ये वार्निंग दी है कि अगर इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस रहेगा ना, या बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से रिड्यूस होती रहेगी, या जो भी उसमें हार्म प्रोवाइड करते रहेंगे, लॉस जो इसमें होता रहेगा, तो फिर क्या होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स कर देगा, यानी कि पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू रही तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें ना, अब हमारा तो डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं पाकिस्तान में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़ की, जिसमें लाइन आ जाता है, टाइगर, एशियाटिक चीता, स्वैम्प डियर, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, एंगुल, इंडियन वाइल्ड एस, ब्लैक बग एटसेट्रा। और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं। अच्छा, अब इंडेंजर्ड कौन से स्पीशीज़ होती हैं? ये असल में वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जिनका रिस्क होता है कि वो इन नियर फ्यूचर क्या होंगे, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उन स्पीशीज़ को हम लोग अभी जो प्रेजेंटली कह लेंगे वो वाले ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल चंद एक रह गए ना, उनको हम लोग कहेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कि ये भी इन नियर फ्यूचर क्या होंगे, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इनमें भी ये जो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं, इनमें भी अभी कई ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हैं। बाकी तो कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं हमने कभी सुना हुआ है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं। प्रेजेंट जो अभी इकोसिस्टम चल रहा है ना, इसमें ये एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है।
अब पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें आ जाता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, डिफरेंस बताएं। तो ये आपको आना चाहिए कि एक्सटिंक्ट कौन से होते हैं, जो कि उनकी कोई फर्दर एग्जिस्टेंस नहीं है, उन ऑर्गेनिजम्स की जो एक भी स्पीशी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि कोई फर्दर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, ठीक है, उसको हम लोग एक्सटिंक्ट कहेंगे। और इंडेंजर्ड वो वाले होंगे जिनका रिस्क होता है कि नियर फ्यूचर वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान का बताया है कि इतने मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब ये किस तरह से हो रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये आखिर इतना लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। सबसे मेन जो इम्पैक्ट आता है वो ह्यूमन बींग्स का आता है बायोडाइवर्सिटी में। अब वो हम इम्पैक्ट देखते हैं किस तरह से वो लॉस क्रिएट करी जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में कंटिन्यूसली। इम्पैक्ट की बात करें ह्यूमन बींग्स का बायोडाइवर्सिटी में, 1000 ईयर्स पहले अगर हम लोग जाएं तो सिर्फ उस वक्त 5 मिलियन पीपल की एग्जिस्टेंस थी, ठीक है। फिर बाद में कुछ एडवांसमेंट्स आई डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई और पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो गई। इस कदर इंक्रीज हो गई कि प्रेजेंट टाइम में अब हम देखें तो 600 मिलियन पीपल की एग्जिस्टेंस है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, ठीक है। अब ये जो 600 मिलियन पीपल की एग्जिस्टेंस है, इन्होंने क्या किया है कि लाइफ के जो लिविंग के स्टैंडर्ड्स और जो लिविंग की कंडीशंस हैं उनकी इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू कर दी हैं। और उनकी इम्प्रूवमेंट्स किस तरह से की हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का सर्वाइवल था उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स डालना शुरू कर दिए, सिर्फ अपनी लिविंग की कंडीशंस और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या आया हुआ है कि बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स आना शुरू हो गए हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। अब मेजर कॉजेज अगर हम लोग देखें स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की, जो ह्यूमंस कॉज कर रहे हैं, किस तरह से स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन हो रही है, वो मेजर कॉजेज को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मेजर कॉजेज की बात करें स्पीशीज़ क्यों एक्सटिंक्ट हो रही हैं, सबसे पहला तो कॉज आता है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट असल में क्या होता है, एरिया होता है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। हम लोगों ने ये बात पीछे भी पढ़ी थी, आई थिंक सो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी हम लोगों ने। हैबिटेट क्या होता है, वो वाला एरिया होता है जहाँ पे स्पीशीज रहती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये हैबिटेट का लॉस किस तरह से हो रहा है, इसकी रीज़न आती है एक तो पोल्यूशन और एक बिल्डिंग्स। यानी कि वो वाला एरिया जहाँ पे स्पीशीज रहती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे एक तो ये कि पोल्यूशन की वजह से वो वाली स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, या फिर वहाँ से स्पीशीज को रिमूव किया जा रहा है, उनकी कंडीशंस ऑल्टर की जा रही हैं, ख़राब की जा रही हैं, और वहाँ पे वो जो एरिया पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिल्डिंग्स और हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उन स्पीशीज को क्या किया जा रहा है, एंडेंजर्ड किया जा रहा है। जो अब हैबिटेट लॉस की बात करें, सबसे ज़्यादा ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का आजकल, आज प्रेजेंट टाइम में ये देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट जो बायोडाइवर्सिटी का है वो क्या है, हैबिटेट लॉस है। यानी कि स्पीशीज अपनी पर्टिकुलर जगह से ही रिमूव कर दी जा रही हैं ड्यू टू वास्ट रेंज ऑफ रीजंस। इसकी बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। और सब अगर एक स्पीशीज की एक्सटिंक्शन के लिहाज से देखें तो हैबिटेट लॉस 36% का रोल प्ले कर रही है। उसके बाद सेकंड जो कॉज आता है वो है डिफोरेस्टेशन, थर्ड आता है ओवर हंटिंग जो कि 23% कॉज कर रही है स्पीशीज की एक्सटिंक्शन है। डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग अभी हम लोग आगे देखते हैं फुल डिटेल से, ठीक है। फोर्थ हमारा कॉज आता है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। वही सेम बात है जिस तरह से
हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसी तरीके से क्या किया जा रहा है कि स्पीशीज को या तो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कोई डिफरेंट एरिया में जो कि उसका पर्टिकुलर हैबिटेट भी नहीं है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर स्पीशीज को अपने पर्टिकुलर हैबिटेट से रिमूव किया जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। देखो ना, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे स्पीशीज रहती हैं, सपोज कि वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो वो स्पीशीज वहाँ से रिमूव कर दी जाएंगी। एक तो हैबिटेट लॉस यहाँ से हो गया। दूसरा ये है कि हैबिटेट लॉस में जब वो स्पीशीज रिमूव कर दी गई हैं तो वो किसी और सपोज एरिया में या किसी और हैबिटेट में जाके उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अब वो वहाँ पर भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी क्या होगा, स्पीशीज की एक्सटिंक्शन की तरफ या इंडेंजरमेंट की तरफ स्पीशीज जाएंगी, क्या, क्योंकि उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सारे फैक्टर्स सारे ऑल्टर हो चुके हैं। फिफ्थ हमारे पास जो कॉज आता है, मेजर प्रॉब्लम है ये भी, जो पोल्यूशन है ये हमारी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। नॉर्मली भी देखें तो वो स्पीशीज़ कैसे रहें, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है आजकल बायोडाइवर्सिटी का लॉस का मेजर रीज़न है ये, ठीक है। नंबर 6 आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जिसमें लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स होती हैं टेम्परेचर में। अब इसमें शिफ्ट्स इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, इतनी लंबी होना शुरू हो गई हैं कि बिल्कुल कह लें कि अब आप प्रेजेंट टाइम में देखें पाकिस्तान में तो गर्मियां पहले आती थी 6 to 7 months, अब 8 to 9 months आती हैं समर सिर्फ। तो ये जो क्लाइमेट चेंज में इतनी शिफ्ट लेंथी हो गई हैं, ये क्यों हुई है? मेजर कॉज इसका भी यही है कि पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस भी बहुत ज़्यादा अकर हो रही हैं, इससे भी क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस आ रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरे इसके अलावा अदर्स में और भी डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं, सिर्फ मेजरली हमारे पास ये वाले फैक्टर्स हैं। और सबसे जो सीरियस कॉज है या थ्रेट है वो कौन सा है, वो हैबिटेट लॉस है 36%, जो कि कॉज कर रही है एंडेंजरमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की, ठीक है। अब ये आपकी बुक में थोड़े से नोट्स अलहदा से बताए गए हैं, थोड़े से बॉक्सेस बने हुए हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि मोर देन 2,60,000 पीपल वर्ल्ड पॉपुलेशन में ईच डे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ऐड हो रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हर एक दिन इतनी वास्ट अमाउंट 2,60,000 पीपल, ठीक है। और अगर एक मिनट में देखें तो मोर देन 180 पीपल क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि यूकैलिप्टस प्लांट्स, ये हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये हम लोग इम्पोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब इस प्लांट का एक नुकसान है, वो ये है कि ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ज़्यादा वाटर, ठीक है, ज़्यादा पानी लेते हैं अपने अंदर। इससे क्या हो रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है वाटर टेबल। वाटर टेबल असल में क्या होता है, लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर का। अंडरग्राउंड में जो पानी होता है ना, उसके लेवल को वाटर टेबल कहते हैं। क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा पानी, तो फिर अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जब वो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है तो इसकी वजह से जो दूसरे उसके इर्द गिर्द प्लांट्स हैं ना, जिन्होंने अपने लिहाज से अपना पानी खुद कंज्यूम करना है, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि सारा पानी जब ये ज़्यादा कंज्यूम करता रहता है तो वो दूसरे प्लांट्स को कम पानी मिलता है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी मुरझा जाते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट इस तरह से उनका भी सोर्स बन रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई हुई है स्टारफिशेस की। ये क्या करते हैं, इनका सिर्फ एक फैक्टर बताया हुआ है कि ये असल में ईट करते हैं मसल्स को, ठीक है, ये इनका काम होता है। अब सपोज कि स्टारफिश को हम लोग इकोसिस्टम से रिमूव कर दें, अब क्या होगा, मसल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको स्टारफिश नहीं खाएगी, तो वो मसल्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा इंक्रीज करेंगे वो स्मॉलर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा प्रे करेंगे, ज़्यादा खाएंगे। जब वो स्मॉलर एनिमल्स को ज़्यादा क्योंकि खुद का नंबर उनका इंक्रीज हुआ, उन्होंने जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। जब उनको ज़्यादा खाना शुरू किया तो क्या हो गया,
कि वो जो स्मॉलर एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा तो वो स्मॉलर एनिमल्स नहीं ना है। वो इतने जब मसल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो खाते जा रहे हैं, तो वो स्मॉलर एनिमल्स नहीं फिर रह पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया टोटली। इसलिए हर एक स्पीशी का एक पर्टिकुलर रोल होता है इकोसिस्टम में। अगर हम लोग उसका रिमूवल कर लें या कोई भी एडिशन कर लें तो ऑब्वियसली रिजल्ट ये आएगा कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कॉजेज में हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग को नहीं था पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा और डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से इम्पैक्ट कॉज कर रही है, क्या उनका इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। डिफोरेस्टेशन असल में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, डी का मतलब होता है नहीं, ठीक है। फॉरेस्ट जो हमें पता है, डिफोरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि फॉरेस्ट को चेंज कर देना इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। इसमें कन्वर्जन हो जाती है, जो फॉरेस्ट होते हैं उसको नॉन फॉरेस्ट में आ देना। वो किस तरह से होगी, जब हम सारे ट्रीज कट कर देंगे अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी चीज़ें बनाने के लिए, तो क्या होगा कि सारी जो फॉरेस्ट वाली लैंड है वो क्या होगी, नॉन फॉरेस्ट लैंड बन जाएगी, ठीक है। अब इसके कॉजेज और इफेक्ट्स देखते हैं डिफोरेस्टेशन के। कुछ कॉजेज की बात करें, समटाइम्स हमारे पास क्या होती है, स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन होती है, ख़त्म होना शुरू होता है। और समटाइम्स क्या होता है कि कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन कह लें कि कटिंग होती है फॉरेस्ट की। और समटाइम्स इतनी जल्दी होती है, क्यों होती है, अर्बन की डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। सिर्फ क्यों काटा जा रहा है, ताकि अर्बन की डेवलपमेंट हो, हाउसेस बने, बिल्डिंग्स बने, फैक्ट्रीज बने एंड मैनी अदर्स, बहुत ज़्यादा रीजंस आ सकती हैं। सिर्फ अर्बन की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है। अब कह लें कि इतनी कौन सी इमरजेंसी है जो इतना फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वुड लेने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और साथ में अर्बन की डेवलपमेंट के लिए। मेजर कॉज यहाँ पे कौन सा आता है, अर्बन की डेवलपमेंट। अब वुड भी अगर आप देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज, जिस तरह के पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज में ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिलाई कर रहे हैं वुड पे, ताकि कुकिंग कर सके, हीटिंग कर सके। इस वजह से 3 बिलियन पीपल सिर्फ कुकिंग और हीटिंग के लिए वुड पे रिलाई कर रहे हैं। तो इस कदर कह लें कि अगर लोग 3 बिलियन है तो कितने ज़्यादा दरख्तों की कटाई हो रही है, ये आप सोचें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और डेवलप्ड वो भी अलहदा हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन किस तरह अफेक्ट करती है इकोसिस्टम में। हम लोग तो अपने फायदे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, अब डिफोरेस्टेशन से इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ये आता है कि जो डिफोरेस्टेशन किसको अफेक्ट करती है, अमाउंट ऑफ वाटर को इन सॉइल, ठीक है। ऑब्वियसली जब ट्रीज नहीं होंगे तो जो सॉइल के अंदर वाटर होगी और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है ये प्लांट्स और ट्रीज की वजह से, वो सारा क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब जब सॉइल के अंदर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या किस चीज़ के चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन किस तरह से होगी, जब हैवी रेनफॉल आएगी वो क्या करेगी, वॉशेस करेगी, ऊपर की जो सॉइल होती है ना उसको क्या करेगी, डैम्स और रिवर्स के अंदर उसको बहा देगी, ठीक है। जब वो सॉइल उसके अंदर से वॉश आउट हो जाएगी तो वो रिवर्स के अंदर जाएगी। अब क्या होगा कि सॉइल के ऊपर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे रिमूव हो गए। अब रिवर्स के अंदर भी नुकसान हो गया, रिवर के अंदर क्या हो गया, सारी मड और सिल्ट उसके अंदर चली गई है। अब रिवर्स क्या करेंगे, कॉज करेंगे फ्लड्स। जब फ्लड्स कॉज करेंगे, अब ये जो सिल्टेड वाटर जो होता है वो क्या होगा, बाद में स्टोर हो जाएगा डैम्स के अंदर। जब वो डैम्स के अंदर जाएगा तो वो क्या रिड्यूस करेगा वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी को। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि जितना अमाउंट होती है वाटर की जो कि अवेलेबल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए असल में, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया।
सिर्फ इसलिए कि प्लांट्स और ट्रीज को क्या किया है, कटिंग की गई है उनकी। तो उससे क्या हुआ है कि पूरा साइकिल क्या हो गया, सॉइल का डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में अगर देखें, एटमॉस्फेयर में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है डिफोरेस्टेशन, अब किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, वो इस तरह से करता है कि वो डिक्रीज करता है ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है, वाटर की मूवमेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। जब वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाता है तो फिर उसके बाद लीव्स वगैरह से क्या होती है, इवेपोरेशन होती है हवा में, ठीक है, वाटर की। इस प्रोसेस को असल में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हवा में कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो मॉइस्चर भी क्या हो गया, अफेक्ट होगा इससे। अब इससे क्या होगा कि क्लाउड की फॉर्मेशन भी कम होगी। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि रेन भी अकर नहीं होगी। और आज हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अब बारिश बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और ये क्यों हो रही है, ये हमारे अपने फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने में, और बिल्कुल हम लोग ब्लंडर्स कॉज कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन तो एक फैक्टर है ही है, हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। सिर्फ क्यों करते हैं, ह्यूमन की सोसाइटीज़ में उसके स्टैंडर्ड्स और उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट की हम लोग कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेजरली इसमें आती है टिम्बर एंड वुड। टिम्बर भी लकड़ी को ही कहते हैं, ठीक है। टिम्बर क्या करती है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं सिर्फ हाउसेस को बनाने के लिए, ठीक है। वुड की बात करें तो वुड का पल्प हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, वुड पल्प कहते हैं। वुड का एक फाइबर होता है, ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं ताकि हम लोग पेपर्स बना सकें। और पेपर तो आजकल आप कह लेंगे वास्ट अमाउंट प्रेजेंट है पेपर्स जो हम लोग बनाते हैं। और वो कहाँ से बनाते हैं, वुड के पल्प से बनाते हैं। और वो किस तरह बनाते हैं, कटिंग करने के बाद वुड्स की या फिर ट्रीज की डिफोरेस्टेशन के बाद। ये तो हो गया अभी तक डिफोरेस्टेशन। अब मैं आपको थोड़े से फॉरेस्ट के फायदे भी बताती हूँ। फॉरेस्ट किस तरह से रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पोल्यूटेंट्स को जो भी एटमॉस्फेयर में या इर्द गिर्द जो भी हवा में प्रेजेंट होते हैं, ये उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है ना कि ह्यूमंस जो है वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सपोज फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ह्यूमंस क्या करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकालते हैं, या जो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है पाकिस्तान में, तो वो पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हवा में फैल जाएंगे। तो इन सब को क्या करते हैं, फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या होती है कि बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी रहती है। उसके साथ ये है कि फॉरेस्ट की एक अपनी वैल्यू भी है ब्यूटी के लिहाज से, और साथ में टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं कि ज़्यादा जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादातर टूरिस्ट भी वहाँ पर जाते हैं। जैसे आप हिली एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो लोग सिर्फ वहाँ पे कह लें कि ग्रीनरी और सीनरीज देखने जाते हैं। कह लें ये एक ब्यूटी का भी सोर्स है, ठीक है। अब ये जो इसके फायदे हैं ये किस वजह से हार्म हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफोरेस्टेशन की वजह से। पाकिस्तान में भी देखें डिफोरेस्टेशन एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है। और केपीके में एक फॉरेस्ट है, कैनोपी फॉरेस्ट, वो हर साल 1% उसकी श्रिंकेज होती जा रही है। क्यों हो रही है, सिर्फ डिफोरेस्टेशन की वजह से, ताकि हम ह्यूमन अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें, अर्बन डेवलपमेंट कर सकें। इन सोर्सेज की वजह से क्या कर रहे हैं हम, पूरा बायोस्फीयर इकोसिस्टम का क्या कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं, पूरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अपना ही इन रिटर्न नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सारी हो गई डिफोरेस्टेशन। अब थोड़ी सी ओवर हंटिंग भी देख लेते हैं, उसमें भी ह्यूमंस का बहुत वाइटल रोल है।
ओवर हंटिंग में क्या होती है कि सिग्निफिकेंट कॉज है किस चीज़ का, एक्सटिंक्शन का और इंडेंजरमेंट स्पीशीज का। हंटिंग की जा रही है और बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग की जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं और इंडेंजर्ड भी हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स आती हैं वेल्स, आइबेक्स, यूरियल, मार्कोर एटसेट्रा। और मार्कोर आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है, वो भी अब एंडेंजर्ड है, ठीक है, सिर्फ ओवर हंटिंग की वजह से। कमर्शियल हंटिंग चाहे लीगल हो या इलीगल, ये भी एक प्रिंसिपल थ्रेट है स्पीशीज को एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड करने के लिए, ठीक है। कमर्शियल हंटिंग असल में क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से हंटिंग की जाती है। तो इस तरह से चाहे ये लीगल है या इलीगल, ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल थ्रेट है, ठीक है। आपकी बुक में एक नोट भी बताया हुआ है, वो ये है कि एस्टिमेशन की गई है कि 2 लाख ऑफ 1 मिलियन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, इतनी ज्यादा अमाउंट है माइग्रेटरी स्पीशीज की, बर्ड्स की, जो कि क्या कर रहे हैं, चित्राल में माइग्रेट करते हैं। चित्राल में जब माइग्रेट करते हैं उनमें से जो 2 लाख बर्ड्स हैं वो किल किए जा रहे हैं माइग्रेशन के दौरान। वो किस तरह से, ओवर हंटिंग इतनी ज़्यादा की जा रही है कि 1 मिलियन में से 2 लाख सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन के दौरान ही किल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने आज देखा कि इतने ज़्यादा कॉजेज हैं जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, अब ऑब्वियसली अब हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लेने हैं ताकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है। होप्सो आपको पता लगा होगा कि हम लोग किस तरह बायोडाइवर्सिटी में और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसको अब हम लोगों ने खुद ही कह लें कि कंजर्व करना है। और इस लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरह से नुकसान कर रहे हैं हम लोग, इन रिटर्न अपना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पूछें अगर किसी चीज़ की समझ ना आए। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको बताना था कि ये जो डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभार आ जाता होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।